Age of industrialization. The coming up of the factory. The earliest factories in England came up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. तो हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जो पहली फैक्ट्रीज थी, बिगनिंग में जो फैक्ट्रीज लगी वो 1730s के आसपास थी, लेकिन उनका नंबर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पाया. इट मीन्स कि फैक्ट्रीज का नंबर इंक्रीज होने में लगभग 50 ईयर्स लग गए, क्योंकि वी कैन से लेट 18th सेंचुरी. लेट 18th सेंचुरी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ईयर 1775. The first symbol of new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In the 1760s, Britain was importing 2.5 million pounds of raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. The first symbol of new era was cotton. It means कि सबसे पहले जो फैक्ट्रीज लगाई गई, मील्स लगाई गई, वो कॉटन मिल्स थी, और इनका प्रोडक्शन जो है वो लेट 19th सेंचुरी में जाकर बहुत बढ़ गया. बूम्ड मतलब इट्स रीच्ड एट इट्स पीक. 1760 में जहां ब्रिटेन सिर्फ 2.5 मिलियन पाउंड्स कॉटन इंपोर्ट करता था, within 27 years it increased to 22 million pounds. 2.5 million and 22 million, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 10 गुना. This increase was linked to a number of changes within the process of production. और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि प्रोडक्शन के जो मेथड्स थे वो चेंज हो रहे थे. बहुत सारी नई नई इनोवेशंस, नई नई मशीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो रही थी इस टाइम में. A series of inventions in the 18th century increased the efficacy of each step of the production process, like carding, twisting, spinning and rolling. क्योंकि उस समय नई नई इन्वेंशन लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, फ्लाई शटल, तो कई नई नई मशीन्स जो हैं आई, और उससे प्रोडक्शन के हर स्टेप में कुछ ना कुछ चेंज आया, कुछ ना कुछ तेज़ी आई. They enhanced the output per worker, enabling each worker to produce more, and they made possible the production of stronger threads and yarn. अब enhanced output per worker मतलब पहले एक आदमी जितना प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था. और सेकेंडली क्वालिटी में भी चेंज आई. तो इन मशीन्स की सहायता से जो धागा था वो पहले से ज़्यादा मजबूत धागा बनने लगा, धागे की लंबाई इंक्रीज हो गई. तो इस तरह से मशीनों ने हर स्टेप, प्रोडक्शन का जो भी स्टेप था उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ज़रूर आई. Richard Arkwright created the first cotton mill. You can see the picture of this man. This is Richard Arkwright who created the first cotton mill. Earlier cloth production was spread all over the countryside and carried out within the village household, but now the costly new machines could be purchased, set up and maintained in the mill. Within the mill, all processes were brought together under one roof and management. पहले जितना भी कपड़े का प्रोडक्शन होता था वो गांव में होता था, और गांव के लोग मोस्टली अपने घरों में रहकर ये प्रोडक्शन किया करते थे. लेकिन अब लोग महंगी मशीनें खरीद सकते थे और कॉटन मील लगा सकते थे. और मील लगाने का ये फ़ायदा था कि प्रोडक्शन के जितने भी स्टेप्स थे वो एक ही छत के नीचे हो सकते थे, और इसीलिए मर्चेंट्स के लिए ये आसान हो गया कि वो प्रोडक्शन के सभी स्टेप्स के ऊपर नज़र रख सकते थे. दिस अलाउड अ मोर केयरफुल सुपरविजन ओवर द प्रोडक्शन प्रोसेस, a watch over quality and regulation of labor, all of which have been difficult to do when production was in the countryside. तो मील के लगने से, मशीनों के आने से अब लोगों के घर में काम नहीं हो रहा था, बल्कि लोग मील में आकर काम कर रहे थे. तो उससे क्या हुआ कि मर्चेंट्स जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर बहुत अच्छे से नज़र रख सकते थे.
वो साथ ही साथ क्वालिटी भी चेक कर सकते थे, लेबर के ऊपर भी नज़र रख सकते थे। और ये सब चीज़ें तब बहुत मुश्किल थी जब प्रोडक्शन गांव में होता था। In the early 19th century, factories increasingly became an intimate part of England. New technology was used. They concentrated their attention on mills, almost forgetting the bylanes and the workshop where production still continued. तो अर्ली 19th सेंचुरी में, इट मीन्स 1815, आफ्टर 1810 हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड के अंदर फैक्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। लोग नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगे और ज़्यादातर लोग जो हैं अब उनका जो कंसंट्रेशन था वो मील्स के ऊपर था। वो ये भूल गए थे कि अभी भी कंट्री साइड में जो घरों में प्रोडक्शन है वो अभी भी वैसे का वैसे ही हो रहा है जैसा पहले हुआ करता था। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, पेस मीन्स स्पीड। तो लेट वी सी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उसकी स्पीड कैसी थी। क्या इसने एकदम से पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया और इट चेंज स्लोली। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। तो ब्रिटेन के अंदर जो सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाई गई वो थी कॉटन और मेटल की। 1840 तक कॉटन जो है वो लीड में था। इट मीन्स कि कॉटन इंडस्ट्री सबसे आगे थी और सेकंड नंबर पर था आयरन एंड स्टील। बट विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1840s एंड इन द कॉलोनीज फ्रॉम 1860s, द डिमांड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड रैपिडली। लेकिन जैसे जैसे रेलवे का एक्सपेंशन होने लगा, रेलवे लाइंस बनने लगी, तो आयरन और स्टील का डिमांड बढ़ने लगा। बाय 1873 Britain was exporting iron and steel worth about pound sterling 77 million. This is the symbol of Britain currency, that is known as pound. Double the value of its cotton export. तो 1873 में ब्रिटेन जो है वो 77 मिलियन पाउंड्स का आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था, जो इसके कॉटन एक्सपोर्ट से लगभग डबल था। The new industries could not easily displace traditional industries. Even at the end of 19th century, less than 20% of the total workforce was employed in technological advanced industrial sector. लेकिन ये स्पीड जो है वो बहुत धीरे थी। अगर हम बात करें कि ये नई इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पुरानी इंडस्ट्रीज़ को बहुत आसानी से नहीं हटा पाई। 19th सेंचुरी के एंड तक भी सिर्फ 20% मजदूर, 20% लोग ही ऐसे थे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। बाकी 80% जो हैं वो अभी भी अपने घरों में ही काम कर रहे थे। टेक्सटाइल वॉज अ डायनेमिक सेक्टर बट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वॉज प्रोड्यूस नॉट इन द फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स। The pace of change in the traditional industries was not set up by steam-powered cotton or metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. कि ये जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंज आ रहा था, ज़रूरी नहीं था कि वो स्टीम इंजन ही था, और भी बहुत सारी छोटी छोटी इनोवेशंस थी जिसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंज लाया। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में ना तो एकदम से चेंज आया और ना ही बिल्कुल वो रुकी हुई थी। इट मीन्स कि स्लोली दे वर मूविंग। सीमिंगली ऑर्डनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वर द बेसिस ऑफ द ग्रोथ इन मैनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट्स। इट मीन्स कॉटन एंड आयरन ऑफ एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के अलावा और भी बहुत ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर छोटे छोटे नए इनोवेशंस की वजह से चेंजेस आ रहे थे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बिकॉज कि हमने कहा कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस थे, जो पुराने मेथड की बजाय नए मेथड पर आना, बहुत जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो देखते हैं कि क्या रीज़न थे।
न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, एक तो टेक्नोलॉजी ये वाली एक्सपेंसिव थी. मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज वर कॉशन अबाउट यूजिंग इट, और किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने में लोगों को डर लगता है. तो महंगी चीज़ थी, इसलिए मर्चेंट्स और इंडस्ट्रीज जो हैं वो बहुत सावधान होकर इसे ख़रीदना चाहते थे, रुक कर पहले इसके रिजल्ट्स को देखकर ख़रीदना चाहते थे. द मशीन ऑफन ब्रोक डाउन एंड रिपेयर वॉज कॉस्टली, और अगर मशीन ख़राब हो जाती थी, टूट जाती थी, तो उसका रिपेयर बहुत महंगा था. दे वर नॉट एज इफ़ेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चर्ड क्लेम, और कई बार जो उनके मैन्युफैक्चरर्स ने क्लेम किया कि मशीन ऐसे है वैसे है, और वो इतनी इफ़ेक्टिव थी भी नहीं जितना उनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स क्लेम किया करते थे. लेट वी अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल ऑफ स्टीम इंजन कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे धीरे धीरे आए. तो वी कैन सी वन एग्जाम्पल ऑफ स्टीम इंजन. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ थॉमस न्यूकॉमन एंड द स्टीम इंजन प्रिपेयर्ड बाय हिम. बट अगर आज हम कहीं बुक्स में देखते हैं हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन, तो थॉमस न्यूकॉमन का नाम कहीं पर भी नहीं आता है. नाम आता है जेम्स वॉट का. क्यों? क्योंकि जेम्स वॉट ने इस इंजन को अपने नाम से पेटेंट करवा लिया था. जेम्स वॉट improved the steam engine produced by Newcomen and patented the new engine in 1781. His industrial friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could not find no buyer. At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over the world. Of these, 80 were in cotton industries, 9 in wool industries, and the rest in mining, canal work and iron work. तो जेम्स वॉट के एक फ्रेंड ने मैथ्यू बॉल्टन जिसका नाम था, उसने स्टीम इंजन का एक नया मॉडल प्रिपेयर किया, लेकिन कई सालों तक उन्हें अपने इंजन का कोई ख़रीदार नहीं मिला. और 19th सेंचुरी की बिगनिंग तक पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे, जिसमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ में थे, 9 वूल इंडस्ट्री में, और बाकी माइनिंग, कैनल वर्क और आयरन वर्क. स्टीम इंजन वर नॉट यूज इन एनी of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of labor manifold was slow to be accepted by the industries. तो स्टीम इंजन जो है वो 19th सेंचुरी के एंड तक बहुत सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया. इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज ला सकती थी, प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकती थी, तो उसको एक्सेप्ट करने में भी इंडस्ट्रीज ने बहुत साल लगा दिए.